हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का गर्मा गर्म स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश और मानव नेत्र। प्रकाश और मानव नेत्र टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे में, एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उन सभी क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे और सभी ऑप्शनों को भी देखने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग आज की क्लास का एंजॉय करेंगे। दोस्तों, क्लास में बहुत ही आनंद आने वाला है साथियों, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्लास। और इससे पहले हम ये कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर, स्टैटिक, साइंस की सभी क्लासेस और रेलवे की एनालिसिस के क्वेश्चन और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी कराई जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल, डीआरडीओ, एलएमआरसी, रेलवे जेई, एसएससी जेई, इन सभी के क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी कराई जाती है छात्रों। तो दोस्तों, आप हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक जेई की तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास क्या है? प्रकाश और मानव नेत्र। सबसे पहले दोस्तों आपको हम विश करते हैं हैप्पी बसंत पंचमी। दोस्तों, माँ सरस्वती की आज पूजा पाठ की जाती है दोस्तों, तो आप सभी को माँ सरस्वती ज्ञान दे, बुद्धि दे और लाइफ में सफलता दे, इसकी हम कामना करते हैं आप सभी को। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है विद्यार्थियों के लिए और आज से हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, नई विचारधाराएं ग्रहण कर सकते हैं साथियों। तो चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का क्लास है प्रकाश और मानव नेत्र। दोस्तों, प्रकाश और मानव नेत्र से हम लोग चुनिंदा क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, लिखा है क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? दोस्तों, क्षितिज का मतलब समझते हैं, जहाँ पे पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं वो उसे क्षितिज बोला जाता है। ठीक है, तो क्षितिज के पास में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा जो है दीर्घवृत्ताकार आकार में दिखाई देते हैं। इसका टोटल कारण क्या है? इसका कारण क्या है? अपवर्तन। क्या है इसका कारण? अपवर्तन है साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और आपको पता ही है अपवर्तन क्या होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश गति करती है तो अपने मार्ग से विचलित होती है। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रिया को अपवर्तन करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में बार बार देखे जाते हैं। लिखा है मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, एक एंडोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जो हॉस्पिटल में, चिकित्सालय में प्रयोग किए जाते हैं। वो किस लिए होते हैं? पेट के अंदर के सभी पार्ट्स को देखने के लिए और उनकी परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। पहली बात तो क्वेश्चन से ही कई आंसर मिल रहे हैं जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा ऐसा मशीन है जो पेट के अंदर का परीक्षण करने में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एंडोस्कोप है। तो ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका राइट आंसर है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है एंडोस्कोप। ठीक है साथियों, और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये आप जानते ही हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन का एक सीधा सीधा, अगर एक लाइन में आप अगर परिभाषा समझना चाहें तो कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश किसी माध्यम के कणों द्वारा अवशोषित कर लिया जाना और उसको विभिन्न दिशाओं में फैला देना, ये है प्रकीर्णन का सिद्धांत है। प्रकीर्णन को एक तरह से हम समझ सकते हैं इस तरीके से। तो जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसकी प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होती है। और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो वो होता है बैगनी का। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? तो वो होता है बैगनी का। ठीक है, और लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है तो उसकी प्रकीर्णन क्या होगी? सबसे कम होगी। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। यहाँ से आपको कई आंसर मिल चुके होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? साथियों, जो कलर होते हैं उसके वेवलेंथ और एनर्जी में रिलेशन होता है, वो होता है E=hc/λ। क्या होता है साथियों? चलिए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। E=hc/λ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, लैम्डा की, यानी जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उसका एनर्जी सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि लाल है, उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगा। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल तो हो नहीं सकता। पीला, तो पहली बात हम लोग एक बनाते हैं चार्ट विबग्योर का, ठीक है, विबग्योर की जो चार्ट बनता है साथियों, उस चार्ट में लाल सबसे ऊपर होता है, मतलब सबसे नीचे होता है, यानी कि उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे तो बैगनी नहीं दिया, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। नीला प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। मैंने आपको बताया, एक रिलेशन बताया एनर्जी का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। तो यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और क्वेश्चन में पूछा गया है उच्चतम ऊर्जा, तो उच्चतम ऊर्जा किसकी होगी? नीले की। और न्यूनतम ऊर्जा अगर पूछ लेता तो न्यूनतम ऊर्जा ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाल प्रकाश दिया हुआ है तो E इक्वल टू क्या होता है? 1 में लैम्डा। इसका लैम्डा ज़्यादा होता है, यानी कि इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और क्लियर करता हूँ कि जिस रंग की आवृत्ति, आप कहेंगे रंग में भी आवृत्ति होती है भाई, वो तो वेव है, मतलब कलर, प्रकाश है, प्रकाश वगैरह है, तो उसमें उसको तरंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रकाश दो गुणों का होता है, तरंग क्वालिटी और कणों की क्वालिटी, दोनों को कहा जा सकता है, ठीक है, द्वैत प्रकृति की होती है। तो यहाँ देखिए, रंग में अगर जिसकी आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है उसकी एनर्जी भी अधिक होती है। क्या होती है? एनर्जी भी अधिक होती है। तो ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एनर्जी और तरंगदैर्घ्य लैम्डा में फ्रीक्वेंसी इनवर्स जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? डाउट क्लियर? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और अगर देखा जाए तो रेलवे या एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एप्लीकेशंस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर वो प्रकाश हो चाहे फिर मानव नेत्र हो। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि खोज बत्ती यानी रिसर्च लाइट, मतलब सर्च लाइट जो होती है, हम लोग सर्च लाइट वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो दूर तक लाइट को ले जाए, तो उसमें किस टाइप का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? किस टाइप का दर्पण इस्तेमाल किया जाता है खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है नतोदर दर्पण। नतोदर दर्पण हिंदी कितना टफ होता है यार। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं बताता हूँ आपको आपकी भाषा में। उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव दर्पण, ठीक है। कॉनकेव दर्पण आपको समझ में आ गया? नोट कर लिया। तो रिसर्च जो लाइट होती है दोस्तों, आधा इंग्लिश आधा हिंदी आप समझ रहे होंगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर इसको बुलाया जाए तो कॉनकेव मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर या फिर उत्तल दर्पण, ये चीज़ होती है रिसर्च लाइट में। और यहाँ से ये क्वेश्चन मैं आपको और क्लियर करता हूँ कि जो बैक मिरर होता है मोटरों में, उसमें भी कॉनकेव इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि जो अपसारी जो दर्पण होता है, हिंदी में पूछेगा अपसारी, ठीक है, यानी कि जो मतलब कंप्रेस करता है सिग्नलों को, वो किस टाइप का दर्पण होता है? तो वो जाएगा यहाँ पे कॉनकेव, यानी कि उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर। क्लियर? इतनी चीज़ें समझ में आई। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, जो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें किस टाइप का दर्पण होता है? तो उसमें होता है आपका अवतल यानी कॉन्वेक्स। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। इतना समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन में यहीं पे, इसी क्वेश्चन मुझे याद आ गया, एक क्वेश्चन और बताता हूँ। जो हमारे आँख में जो लेंस लगी होती है वो भी एक क्या होता है? उत्तकीय बोल सकते हैं उसको, टिश्यू लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस टाइप का होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जितने ऑप्शन आएंगे उनको भी चीर फाड़ करेंगे, एकदम धुआं मचा देंगे। आज क्लास में बहुत ही आनंद आने वाला है, बस आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। आपको प्रकाश और मानव नेत्र से जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट है, सारा क्लियर होने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, और बेहद ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग में बनता है वो है
तो मनुष्य का आँख होता है, वहाँ भी प्रतिबिंब बनता है। तो वो किस जगह पे बनता है उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है स्वच्छ मंडल। यार हिंदी किसे होता है यार, कुछ कुछ हिंदी तो मुझे भी नहीं समझ में आता। परितारिका, अब ये क्या है? पुतली, ये तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि पुतली किसे होता है। और दृष्टि पटल, अब ये क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, दृष्टि पटल क्या होता है? रेटिना बोलते हैं। दृष्टि पटल क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। और जो रेटिना है उसी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंखों में। क्लियर? यहाँ समझ में आ गया? ठीक है। और अब ये क्वेश्चन में यहाँ से और बनेगा है, वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मनुष्य की आंखों में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। मतलब उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, तो किस टाइप का उसमें प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें क्लियर होती है उस पॉइंट में, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको वो चीज़ें बताने की। तो आप ध्यान से बस क्लास को अटेंड करिए। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आँखों द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा। पहली बात क्या बनता है? उल्टा बनता है। और छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये टॉपिक से, कि उत्तल लेंस जो होता है, मतलब आँख में जो लेंस होता है वो उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है साथियों, कभी आपने नोट किया है मिरर के सामने आपका लेफ्ट कौन सा है और मिरर का लेफ्ट कौन सा है जिसमें फिर वो बन रहा है आपका प्रतिबिंब? तो ये सब चीज़ें कभी कभी लगता है कि उल्टे कंघी कर रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें जो भ्रम है ना वो इसी कारण से है। क्या है? उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, आपने कभी देखा है छोटे से मिरर में आप पूरा पूरा आ जाते हो कभी कभी? तो ये इसका ही क्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और हम अगले क्वेश्चन का भी एंजॉय करते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर में 2010 में पूछा गया। ये कह रहा है कि वे कौन से मूल वर्ड हैं, यानी मूल कलर, हिंदी है, कुछ कुछ इंग्लिश, उसको अपने भाषा में समझिए, जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग को प्राप्त किया जाता है। बेसिक चीज़ आप समझ लीजिए कि 3 ऐसे बेसिक कलर हैं जिससे कोई भी कलर प्राप्त किया जाए, चाहे टीवी हो, चाहे पर्दा हो, चाहे आप कोई ड्राइंग वगैरह किसी भी चीज़, उसका जो एक बोलते हैं ना कि मदर कलर, तो वो मदर कलर यानी मुख्य कलर है। कौन सा है? बताइए बताइए। तो वो है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? लाल हरा नीला। क्या है? लाल हरा नीला, ये होता है मुख्य कलर। इतना समझ में आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। दोस्तों एक पॉइंट नोट करिए, यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है सटीक रूप से उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब के 2 टाइप्स होते हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहद ही बेहतरीन क्वेश्चन, और दोस्तों इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको सभी को हम लोग धुआं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्या पढ़ा क्वेश्चन? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में इतने कथन दिए हुए हैं। वाह वाह क्या बात है, बेचारे को दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। वाह सही बात है, दूरदृष्टि दोष में वो दूर देखेगा, निकट का उसे दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन ए सही है। लेंस का नाभ्यंतर अधिक हो जाता है। कह रहा है कि जो लेंस की जो नाभ्यंतर है, यानी जो लेंस में जो गोलक होता है उसका व्यास बढ़ जाता है। चलिए देखते हैं शायद ये सही है या गलत है। नेक्स्ट है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। इसको भी समझते हैं। चौथा दिया, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये तो गलत है। मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को कि दूरदृष्टि दोष में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिक से कैसे याद करेंगे। तो जो दूरदृष्टि दोष में जो द है उसमें ऊ की मात्रा लगी है, लगी है कि नहीं साथियों? बताइए पहले, लगी है ना? जब लगी है तो आप हमें ये बताइए कि ऊ से कौन सा लेंस आता है? तो ऊ से आता है आपका उत्तल लेंस। क्या होता है? उत्तल लेंस। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और ये बंदा ऑप्शन में दिया है डी, कह रहा है उत्तल लेंस। ये तो गलत हो गया ना। और ये चीज़ पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों इसमें गलत होने वाला कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, और बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की दिखाई नहीं देती है, और लेंस का जो व्यास होता है गोलक का वो बढ़ जाता है, और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। कारण ये है, मैंने अच्छे तरीके से पिछले क्लास में बताया हूँ इसको कि कारण क्या होता है और निवारण क्या है।
ये सभी चीज़ों को बता रहा हूँ। लेंस और की जो व्यास है वो बढ़ जाता है और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण रेटिना पर न बन के प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसीलिए दूर दृष्टि दोष वाले को दूर की दिखाई देती है, पास की दिखाई नहीं देती। क्लियर हो गया? कोई डाउट है आपके पास? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर डाउट है तो पिछली क्लास में जरूर देखिए। ये प्रकाश और नेत्र का तीसरा क्लास है, तो आप पिछला 2 क्लास को जरूर देख लीजिए, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको डाउट। इतना समझ में आ गया होगा। और ये बात तो कभी कंफ्यूजन में होइएगा ही नहीं कि ये दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, अवतल या उत्तल। तो बस एक याद कर लीजिए, दूर दृष्टि दोष में द में ऊ की मात्रा है तो उत्तल लेंस, बाकी निकट वाले में तो एक ही बचा अवतल लेंस, वो भी क्लियर। और उसमें इसका जस्ट उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा। नेत्र का गोलक का व्यास कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है। और रेटिना और लेंस के बीच की दूरी कम हो जाती है, इसलिए रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। क्लियर? कारण निवारण सारा क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि टेक नॉन टेक के पर पढ़ने वाले बच्चे एग्जाम में धुआं करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है दोस्तों, आपको पसंद भी आएगा और कुछ चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएंगी आपकी लाइफ में, आप डेली इस्तेमाल करते हैं। जैसे कह रहा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो गए, आपको अपनी प्रतिबिंब पूरी शीशे में देखनी है, तो कह रहा है एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है। तो कितनी ऊंचा आपको शीशा लेना चाहिए, मिरर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, कितना ऊंचा लेना चाहिए ताकि आपकी लंबाई वो पूरी उसमें आपको दिखाई दे। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ऑप्शन पढ़ते हैं। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, मतलब आपकी ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का चौथाई, या उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नोट करिए, आपकी ऊंचाई की आधा लंबाई, आधी ऊंचाई की मिरर होनी चाहिए पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा आपको डाउट, और बहुत काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन रहा होगा। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे कहाँ पूछा गया, यूपी डीए एलडीए, यूपी पीएससी, यूपी पीएससी मेंस प्री 2014 2010 में बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हूँ दोस्तों। आनंद आने वाला है आपको क्लास में पूरी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये रिपीटेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। कह रहा है, वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग किया जाता है। अब आप ही बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी नहीं सॉल्व किया है ना। ये कह रहा है, हिंदी में है, इंग्लिश में बताता हूँ, कि जो मोटर्स होते हैं उनके जो बैक मिरर का जो दर्पण होता है वो किस टाइप का होता है। तो लिखा है इसमें, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल या प्रतिप्त, यानी कि कॉन्वेक्स या कॉनकेव। तो दोस्तों कॉनकेव यानी उत्तल, कॉनकेव यानी उत्तल दर्पण जो होता है वो वाहनों के बैक मिरर में इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लिया। और अवतल दर्पण कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण हम लोग दाढ़ी बनाने वाले जो मिरर होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और उत्तल का किस में? सर्च लाइट में इस्तेमाल करते हैं, आपने पढ़ा। तो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं दोस्तों, पिछले क्लास में काफ़ी एप्लीकेशन को मैंने अच्छे तरीके से क्लियर किया है, तो ज़रूर उस क्लास को देख लीजिएगा। इस क्लास को देखने के बाद जाइएगा उस क्लास को देखिएगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा साथियों। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि बैक मिरर किसका इस्तेमाल करते हैं? उत्तल दर्पण का, यानी कॉनकेव मिरर का। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसारी विश्व की संकल्पना। अब ये देखिए, अब ये कैसी हिंदी है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो ये है कि किसी प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और फिर उन्हें पुनः प्राप्त करना। इस टाइप का जो संकल्पना है, जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था? डॉपलर प्रभाव, डॉपलर ने दिया था, डॉपलर इफेक्ट। जैसे कोई रडार वगैरह जा रही है तो एक हम ऐसी लाइट को यहाँ से प्रसारित करेंगे, भेजेंगे, जो उसे टकरा के वापस आएगी, जिससे हम उसकी दूरी, उसकी गति, सभी चीज़ों को मेजर कर सकते हो। तो इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और यानी कि ये हिंदी में जो लिखा है उसे आप सकते हैं कि ट्रांसमिशन, लाइट ट्रांसमिशन, यानी कि लाइट को भेजने का दूर तक, उसके जो सिद्धांत है सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट डॉपलर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, रमन इफेक्ट तो आप जानते ही हैं। रमन इफेक्ट जो है प्रकीर्णन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। रमन इफेक्ट क्या होता है? प्रकीर्णन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब प्रकीर्णन आपको पता ही है, प्रकीर्णन मतलब फैलाव। किसका फैलाव? प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलाव। किसी वस्तु द्वारा प्रकाश को अवशोषित करना पूर्ण रूप से, उसे फिर सभी दिशाओं में फैलाना ही बोलते हैं उसे प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन सबसे कम तरंग वाले में ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, आनंद आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये है जो कलर के जो एक प्रकाश का जो एक रेंज होता है
तरंगदैर्ध्य के रूप में, उसके रेंज से संबंधित पूछा गया कि जो लाइट हम लोग देखते हैं, जो लाइट हमें दिखाई देता है, ठीक है, उसका रेंज क्या होता है बताइए। तो उसका रेंज मैं आपको आंसर तो बता दूंगा, आंसर बताने में क्या है, लेकिन उसको समझाऊंगा अच्छे तरीके से। जो ये ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। देखिए इसमें 400 से 700 लिखा है ना, नैनोमीटर में, यूनिट में ध्यान रखिए, नैनोमीटर इसका तरंगदैर्ध्य है, ठीक है, ये भी याद है ना, ठीक है। बट कभी कभी ऑप्शन में 350 से लेके 750, क्या 750 या फिर 330 से लेके 730 या 740, यानी कि 350 यानी कि 350 के लगभग और 750 यानी 750 के नियर अबाउट में, दोनों के बीच में जो होता है विजुअल जो रेज होता है, विजुअल जो रेज होता है यानी दिखाई देने वाला जो विकिरण होती हैं, उनका रेंज ये होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। तो आप कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा कि ये कैसा रेंज है, हमने कुछ और याद किया था, वो नियर अबाउट रेंज दिया था, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न से किस भाग से तुलना किया जाता है। दोस्तों एक होता है कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और एक हमारा होता है आँख का रेटिना। उन दोनों में किस कैमरा का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रेटिना की भांति कार्य करता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, जो कैमरा का फिल्म होता है वो एज ए रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना, क्योंकि कैमरे में जो फिल्म होता है उसी पे प्रतिबिंब बनता है, उसी पे इमेज बनता है, ठीक है। और रेटिना, आंखों में रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, नोट करिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, रेटिना हमारा जो है कैमरे की फिल्म की भांति कार्य करता है, फिल्म के रूप में दिखता है, फिल्म की तरह कार्य करता है साथियों। क्लियर हो गया होगा आपको डाउट यहाँ से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, फिल्म, आपका रेटिना एज ए फिल्म कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ हम नोट कर रहे होंगे, नोट नहीं करेंगे तो पछताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है। दोस्तों इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंदी नहीं हो गया, हिंदी बहुत टफ होता है इंग्लिश से भी। यहाँ पे कह रहा है तंतु प्रकाशिक, यानी जो एक फिलामेंट होता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मतलब प्रकाश की संचार। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में जो फिलामेंट होता है उसमें जो तरंग होता है, अब यहाँ संकेत लिखा है, संकेत का कोई और इशारा उसारा वाला संकेत समझ आ रहा होंगे, लेकिन इसको कहते हैं तरंग, ठीक है। तरंग किस रूप में प्रभावित होता है बताइए। तो एक ऑप्टिकल फाइबर दोस्तों आपने आप सुना होगा, बहुत चर्चा में आ गया है, पहले इसकी खोज एप्लीकेशन बहुत कम थी। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, एक प्रकाश तरंग होते हैं। क्या होते हैं, तो जो हमारी इन्फॉर्मेशन, जो हमारी सूचनाएं होती हैं प्रकाश की तरंग के रूप में गति करती हैं। आपको पता ही है कि प्रकाश की गति कितनी सबसे अधिक होती है, तो हमारी सूचना बहुत ही कम समय में अधिक दूरी पे आसानी से पहुंच जाता है। और इसमें डिस्टॉर्शन यानी इसमें लॉसेस भी कम होती है, ठीक है। बट इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इंस्टॉल करने में, ये ऑप्टिकल फाइबर वगैरह काफ़ी नाजुक चीज़ें होती हैं साथियों। तो यहाँ पर लिखा है कि तो जो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश संचार होता है उसमें जो हमारी सूचनाएं भेजी जाती हैं, सिग्नल जो भेजे जाते हैं, संकेत यानी सिग्नल, वो प्रकाश तरंग के रूप में भेजते हैं। किसमें, प्रकाश तरंग के रूप में भेजे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को प्रकाश तरंग के रूप में भेजा जाता है। क्यों, और ये किस सिद्धांत पे जाता है, तो ये जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। और इसमें संकेत प्रकाश के रूप में जाता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन। क्यों, इसका इस्तेमाल करने में क्या फ़ायदा है कि सूचनाएं बहुत जल्दी और सुरक्षित तरीके से जाती हैं। क्वेश्चन से इतना चीज़ें आपको समझ में आ गए होंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यूपीपीएससी पीसीएस मेंस और प्री 2014 और 2012 में पूछा गया साथियों। कह रहा है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसकी वजह से, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रकाश का कलर, प्रकाश कैसा होना चाहिए, वो किस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है कि प्रकाश का रंग कैसा होगा।
प्रकाश का तरंग कौन निर्धारित करता है? तरंगदैर्घ्य। जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी अधिक होती है उसमें उतनी ज़्यादा डार्कनेस आने लगता है। ठीक है साथियों। और दोस्तों किसी वस्तु को हम अगर देख रहे हैं, यहाँ पे एक इसका तो आंसर आपको समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और क्लिक किया है, वो मैं बताता हूँ आपको कि किसी वस्तु का जो रंग है वो किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तन, परावर्तन, या फिर जो लाइट उस पर डालती है वो, या जो परावर्तित होता है किरण वो, किस चीज़ पे? तो दोस्तों जो वहाँ से किसी वस्तु पे जब हम लाइट मारते हैं, उजाला देते हैं, उस पर प्रकाश देते हैं, तो वो उससे जो परावर्तित होकर रंग निकलता है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु किस कलर की दिखाई देती है। यानी कि परावर्तित जो कलर होता है, परावर्तित जो तरंग होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो वस्तु किस रंग का दिखाई देता है। ठीक है साथियों। चलिए क्वेश्चन और बेहद शानदार क्वेश्चन है। अधोलिखित यानी नीचे लिखी हुई ऑप्शन में कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो बताइए आप इंद्रधनुष के सारे सीक्वेंस आप हमें कमेंट में जवाब दीजिए कि कौन सा कलर ऊपर, कौन सा कलर मध्य में, मतलब सारे एक सीरियल से दे दीजिए और इसका जवाब फटाफट दीजिए और मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर आप नोट करिए, हरा कलर जो होता है वो सबसे बीच में होता है। और सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है ये बताइए आप, और सबसे नीचे कलर कौन सा होता है ये बताइए। इंद्रधनुष का आप चाहे तो फोटो देख लीजिए या तो आप गूगल से नोट कर लीजिए किसी तरह से, या आपको पता है तो फटाफट से कमेंट नोट करिए, कमेंट में जवाब दीजिए। और मैं आपको बता दें कि सबसे बीच में क्या होता है? हरा कलर होता है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आ गया इस क्वेश्चन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है किसके द्वारा? कौन सा ऐसा चीज है जो प्रकाश की जो अदृश्य होता है भाग, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कुछ भाग प्रकाश हमें दिखाई देती है, उसका रेंज आपको बताया कि 350 से 750 यानी 400 से 700 के बीच में, हाँ, नैनोमीटर रेंज में। ये रेंज मैंने आपको क्लियर तक बता दिया है। लेकिन कुछ ऐसी जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वो अदृश्य होती हैं, जो मतलब इस रेंज से जो ऊपर होती है नीचे होती है वो दिखाई नहीं देती, उससे प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। वो किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये प्रकाश जो कर जाता है बैक्टीरिया द्वारा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अदृश्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में 2013 में पूछा गया साथियों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और भी किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चंस चाहिए ऐसे ही शानदार टेस्ट के रूप में दोस्तों, उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मैंने आप पूछा है उसके कमेंट में जवाब दीजिएगा ज़रूर। क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करिएगा। अगर आपको किसी तरीके से भी क्लास से प्रॉफिट हुई तो ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए साथियों, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको न्यू क्लास नोटिफिकेशन आसानी से मिलता है। क्योंकि टेक नॉन टेक लाया है आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्रों में आपको तैयारी करनी हो आप यहाँ आएंगे, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से चला जा रही है। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।